हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वैल्यू फ्लक्स और गॉस की प्रमेय स्टार्ट कर दिए थे और उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्षेत्रफल सदिश क्या होता है या क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। तो उसमें बताया गया था कि क्षेत्रफल किस प्रकार से एक सदिश राशि होती है और उसकी दिशा कैसी होती है। बताया गया था कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्यों क्षेत्रफल सदिश राशि होती है? क्योंकि यह लंबाई और चौड़ाई साथ साथ साइन थीटा पर भी निर्भर करता है, यानी एक विस्थापन दूसरा विस्थापन और साइन थीटा पे। और यदि दो सदिश राशियों का साइन थीटा के साथ गुणा हो तो वह एक सदिश राशि मिलती है, और यदि कॉस के साथ गुणा हो तो वह एक अदिश राशि मिलती है। इसलिए क्षेत्रफल को एक सदिश राशि बताया गया था जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर बताई गई थी। एग्जाम्पल में दिया गया था छाता। ओके, चलिए तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या होता है? ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए समझते हैं। ठीक, आप सभी लोग सुबह सुबह डेली सुबह स्कूल जाने से पहले नहा के जाते होंगे। ठीक है, स्कूल जाने से पहले नहा के जाते होंगे और नहाते होंगे तो दो तरीके से नहाते होंगे। एक तो आप बाल्टी या टब में पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद डब्बों से, जग पे या मग से पानी गिरा गिरा के नहाते हैं, या फिर दूसरा आप डायरेक्ट टोटी खोल दीजिए, झरना खोल दीजिए और उससे नहा लीजिए। ठीक है, दो तरीके से आप नहाते हैं। अच्छा, अगर आप नहा रहे हैं तो यहाँ पे जो दो तरीका बताया गया है, इन दोनों तरीकों में जरा फर्क देखिएगा हो क्या है। तो पहले तरीके में बाल्टी में पानी भरी हुई थी, पहले तरीके में बाल्टी में पानी भरी हुई थी और वो सीधे आपके शरीर पे नहीं गिर रही थी। आप जग या मग से उसको क्या कर रहे थे, अपने शरीर पे गिरा रहे थे, उड़ेल रहे थे। लेकिन वहीं अगर बात करें झरना की या फिर नल की टोटी खोल दे रहे हैं या उसके नीचे बैठ जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपको अपने हाथ से गिराने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, ये सीधे आपके शरीर पे गिर जा रहा है, आप नहा ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जगह हमको मेहनत करना पड़ रहा है और दूसरी जगह मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, केवल हम नीचे उसके बैठ जा रहे हैं और हम नहा लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक जगह पानी ऊपर है टंकी में या जहाँ से भी आ रहा है पानी, तो ऊपर से पानी आ रहा है। बरसात में भी आप नहाते होंगे तो पानी कहाँ से आता है? ऊपर से आता है। ठीक है, इस समय बारिश का मौसम भी है, पानी ऊपर से आ रहा है, आप उसके नीचे खड़े हो जा रहे हैं, नहा ले रहे हैं। और दूसरे में पानी नीचे रखा हुआ है। ठीक है, वो पानी जब नीचे रखा हुआ है तो उसको आपको उठाना पड़ रहा है और गिराना पड़ रहा है अपने ऊपर। एक बात ये भी है कि ऊपर से जो पानी आ रहा है उसमें नीचे की तरफ गिरने की एक दिशा है। ऊपर से जो पानी आ रहा है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, उसमें एक दिशा है, किधर? नीचे की तरफ, और हम नीचे उसके खड़े हो जा रहे हैं, नहा ले रहे हैं। और जो बाल्टी में पानी भरा हुआ है उसमें कोई दिशा नहीं है। बाल्टी में पानी भरा हुआ कहाँ जा रहा है? कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो उसमें कोई दिशा नहीं है। तो जब कोई दिशा नहीं है तो उसके हम अगल में खड़े हो जाए, बगल में खड़े हो जाए, कहीं खड़े हो जाए, नहीं नहा पाएंगे। हाँ, अगली बार है कि उसी में बैठ जाए, बाल्टी या टब में बैठ जाए तो नहा लेंगे, उसकी बात नहीं हो रही है। तो बात हो रही है कि अगर हम यहाँ पे दो तरीके से पानी को देख रहे हैं, एक पानी जिसमें दिशा है वो नीचे की तरफ आ रहा है और उसके नीचे हम खड़े होकर नहा लिए। दूसरा पानी है लेकिन वो बाल्टी में भरा हुआ है और उसमें कोई दिशा नहीं है। कुछ समझ में आया ये बात कि पानी जो है दोनों जगह, एक जगह पानी है जिसमें दिशा है और दूसरी जगह पानी है जिसमें दिशा नहीं है। जैसा अगर आपको कहा जाए कि एग्जाम्पल देखिए कि एक जगह बल है जिसमें दिशा है और एक जगह बल है जिसमें दिशा नहीं है, ऐसा संभव है? बल तो हमेशा एक सदिश राशि होती है, उसमें दिशा होती ही होती है। विस्थापन एक सदिश राशि होती है, उसमें दिशा होती ही होती है। लेकिन विस्थापन और जब दूरी देखा जाए तो दूरी में दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सदिश राशि है जिसमें कभी दिशा हो जा रही है, कभी दिशा नहीं हो रही है। जैसे पानी जो गिर रहा है उसमें दिशा है और जब बाल्टी भर गया तो उसमें दिशा नहीं है। पाइप से अगर आप पाइप से ऐसे छिड़कते होंगे पानी या नहाते होंगे, कोई पाइप से अगर आपको नहला रहा है तो पाइप से जो पानी निकल रहा है उसमें भी दिशा है, ऐसे उसमें भी दिशा है, और ऐसे आप चाहे तो ऐसे करके नहा सकते हैं, इसमें भी दिशा है। लेकिन वही अगर पाइप वाला पानी अगर हम बाल्टी में भर दें तो बाल्टी में भरे हुए पानी में कोई दिशा
नहीं है। वस्तु एक ही है, जल या पानी, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि कभी दिशा हो रही है, कभी दिशा नहीं हो रही है। और ये तब हो रहा है जब उस पानी को हम किसी में भर दे रहे हैं, किसी बर्तन में रख दे रहे हैं। अगर हम किसी पानी को किसी बर्तन में रख दें तो उसमें कोई दिशा नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसी पानी को हम बर्तन में न रख दें, कहीं गिरने दें, तो वो निश्चित तौर पे किसी न किसी दिशा में बढ़ के चला जाएगा या फिर किसी दिशा में बहता रहेगा, जैसे नदियां बहती हैं। ठीक है, नदी को आप बाल्टी भर लेंगे, नहीं भर पाएंगे। चलिए, तो उसी तरह से हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र, समझिए वैद्युत क्षेत्र क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो बोला जाता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र क्या होती है? एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में होती है, या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में होती है। और वहां बताया गया है कि अगर निगेटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी? अंदर की तरफ होंगी, ऐसे। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ होंगी। ठीक है, तो दो प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं मिलती है, एक अंदर वाली वैद्युत बल रेखा, एक बाहर वाली वैद्युत बल रेखा। और इसी दिशा में वैद्युत बल भी कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही वैद्युत बल भी कार्य करता है। यानी वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम कहते हैं, वो एक सदिश राशि होती है। लेकिन जब इसको हम किसी बर्तन में भर देते हैं ना, या ध्यान से देखिएगा, जब हम वैद्युत क्षेत्र को किसी बर्तन में भर देते हैं, बर्तन में भरने से मतलब है कि हम किसी क्षेत्रफल से गुजार दें उसको, तो उसके गुजरने के बाद जो हमको वैद्युत क्षेत्र मिलता है वो सदिश राशि नहीं होती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रह जाती है, वो एक अदिश राशि होती है। ठीक है, और उसी अदिश राशि को हम लोग यहाँ नाम देते हैं वैद्युत फ्लक्स। एक और एग्जांपल देखा जाए तो मान लीजिए कि एक कमरा है, यहाँ पे ऐसे एक कमरा है। ठीक है, जहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है, ऐसे इस दिशा से सूर्य उदय हो रहा है, और इस कमरा को चारों तरफ से हमने पैक किया है, तो इस कमरे के अंदर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा, सूर्य की किरण नहीं जाएगी। दूसरा, यहाँ से जो सूर्य की किरण निकल रही है, ऐसे ये जो सूर्य की किरण ऐसे निकल रही है, इसमें बताइए दिशा है कि नहीं है? सूर्य की किरणों में दिशा है कि नहीं? वो सूर्य से किधर जा रही है? कमरे की तरफ जा रही है, पृथ्वी की तरफ जा रही है। ओके, अच्छा, वो कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक खिड़की खोल दें, यहाँ पे किसी घर में मान लीजिए यहाँ पे एक खिड़की है, इस खिड़की को खोल दें तो होगा क्या कि यहाँ से सूर्य की किरणें इस खिड़की के अंदर प्रवेश कर जाएंगी और उस घर में क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। उस घर में जब ये सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाएंगी तो फिर उन किरणों की दिशा किधर होगी? वो किरणें किधर जा रही हैं? आंसर है, जब इस कमरे में सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाएंगी तो ये कमरा का कोना कोना प्रकाशित हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि किधर जा रही हैं? इस कोने जा रही है, किस कोने जा रही है, किस कोने जा रही है, किस कोने। सभी दिशाओं में फैल गई और फैलने के बाद उनकी कोई दिशा न रह गई, उनकी कोई दिशा न रह गई, वो सभी दिशाओं में हो गई, है कि नहीं? इस कमरे से, इस खिड़की से सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश की, और जब अंदर प्रवेश की, परिवर्तन के कारण सभी अनियमित परिवर्तन हुआ है यहाँ पे, अनियमित परिवर्तन के कारण सभी दिशाओं में फैल गए, और जब सभी दिशाओं में फैल गई तो सभी कमरा मतलब हर कोना उसका प्रकाशमान हो गया, प्रकाशित हो गया, और उसके बाद इसकी कोई दिशा न रह गई। दूसरी बात कि इस खिड़की पर हम बंद कर दें तो इसके अंदर कोई प्रकाश किरण नहीं जाएगी, प्रकाश है लेकिन इसके अंदर नहीं जाएगी, यानी प्रकाश की किरण इस खिड़की से होकर जा रही है। और खिड़की जब हम खोलते हैं, ऐसे मान लीजिए अगर हम कोई खिड़की खोल रहे हैं तो खिड़की के थोड़ा सा खोलेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ा सा कमरा प्रकाशित हुआ, इसका मतलब कि जो प्रकाशित किरण आ रही है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसकी मात्रा कम है। खिड़की पूरा खोल दें तो ज्यादा प्रकाश हो जाएगा, इसका मतलब जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो ज्यादा आ रही है, यानी अंदर कितना प्रकाश होगा वो डिपेंड करता है कि खिड़की कितनी खुली हुई है। ठीक है, खिड़की कितनी खुली हुई है, यानी खिड़की का हमने कितना एरिया को ओपन किया है, कितना उसका क्षेत्रफल बढ़ाया है या घटाया है, तो ये कमरा कितना प्रकाशित होगा ये डिपेंड करता है कि खिड़की कितनी खुली हुई है। दूसरा, ये भी डिपेंड करता है कि खिड़की प्रकाश की दिशा में है कि प्रकाश की विपरीत दिशा में है। ऐसा ना हो कि सूर्य इधर से उधर उड़ रहा हो और हम खिड़की इस वाले दीवार पे लगाए हैं और इधर वाली खोलने की कोशिश करेंगे, तो जब इधर वाली खोलने की कोशिश करेंगे तो हल्का फुल्का प्रकाश जिसके अंदर जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा,
तो दो चीज हमको समझ में आ गई कि जब इस क्षेत्रफल से या इस खिड़की से प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश कर रही हैं तो सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसके बाद उसकी कोई दिशा नहीं रहती है। ठीक है। दूसरा कि प्रकाश की मात्रा कितनी इसके अंदर होगी वो डिपेंड करता है ये खिड़की कितनी खुली हुई है। और तीसरी बात डिपेंड करता है कि खिड़की सही दिशा में है कि नहीं है। अगर यहाँ पे सूर्य की किरणों को ना लेके धूल भरी आंधी को ले ले, एक अगला एग्जाम्पल धूल भरी आंधी को ले ले। चलो, तो हमने क्या किया, बाहर धूल भरी आंधी चल रही है, इसके अंदर एक कमरा है, चारों तरफ से खिड़की पैक है, धूल भरी आंधी चल रही है। हमने क्या किया, ये खिड़की खोल दिया, बाहर का नजारा देख रहे थे कैसा है, तो हमने इसकी खिड़की खोल दिया। और जब खिड़की को खोले तो हुआ क्या कि जो धूल भरी आंधी थी उसमें से कुछ धूल के कण इसके अंदर आ गए, या फिर धूल आ गई इसके अंदर, हम कह सकते हैं। जब धूल इसके अंदर आ गई तो ये धूल के कण कहाँ जाएंगे, एक बार धूल के कण इसके अंदर आ गए, जब इसके अंदर आएंगे कमरे के अंदर तो कमरे की फर्श पे बैठ जाएंगे, कहीं कोई सतह दिखा तो उस पर बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद कहीं जाएंगे, आंसर है नहीं। यानी बाहर बह रही थी धूल भरी आंधी, तो धूल के कण की दिशा थी कि वो धूल वाली आंधी की दिशा में बह रहे थे, लेकिन जब इस कमरे के अंदर प्रवेश कर गए तो सभी दिशाओं में बैठ गए, जाके फर्श पे बैठ गए, और उसके बाद उनकी कोई दिशा न रह गई। ठीक है। यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है हम लोग को कि कोई सदिश राशि है जिसमें कोई दिशा है, और वो किसी सदिश राशि, और वो सदिश राशि क्षेत्रफल वाली से जब वो लिंक होता है, जब उससे गुजरता है, उसके अंदर से होकर गुजरता है, समझिएगा इस बात को। कोई सदिश राशि है जिसके अंदर कोई दिशा है, और वो सदिश राशि किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरती है, उसके अंदर से होकर गुजरती है, तो गुजरने के पश्चात उसमें कोई दिशा नहीं रह जाती है। जैसे पाइप से हम पानी डाल रहे हैं बाल्टी में, तो बाल्टी का एरिया है, समझिएगा इस बात को। एक बाल्टी बना देते हैं, ऐसे तिरछा वाला बाल्टी बना देते हैं, ठीक है, ये बाल्टी हो गया, ठीक है, ये हैंडल है। चलो, हुआ क्या कि जब हमने पाइप से पानी इसमें डाला, तो पानी की डायरेक्शन थी नीचे की तरफ, ओके। और ये जो पानी था इसके अंदर, बाल्टी के अंदर कितना पानी भरेगा वो डिपेंड करता है इस एरिया से, इस क्षेत्रफल से डिपेंड करता है कि अगर हम पाइप वाले पानी को इस बाल्टी में रखना चाहते हैं तो हमको इस बाल्टी का जो एरिया बन रहा है उसी में से पानी गुजारना पड़ेगा, और जब उसमें से पानी गुजारेंगे तो इसके अंदर पानी भर जाएगा, और जब पानी भर जाएगा तो इसके अंदर कोई दिशा फिर नहीं रह जाएगी। अच्छा, अगर हम इस पाइप को इधर से गिराएं, इसके अंदर से ना गिराएं तो बाल्टी भरेगी नहीं भरेगी। मान लो पाइप को हम यहाँ से, बाल्टी वहां रखा है और हम मस्ती में पाइप को यहाँ से गिरा रहे हैं, पानी को यहाँ से गिरा रहे हैं, तो पाइप से पानी यहाँ गिर रहा है, बाल्टी यहाँ रखा है, उस बाल्टी का जो एरिया ऊपर वाला था उसके अंदर से नहीं जा रहा है, तो पानी इसमें भरेगा ही नहीं बाल्टी में, है कि नहीं। जब बाल्टी में पानी भरेगा ही नहीं तो उसमें कोई दिशा होगी ही नहीं। तो एक बात हमको समझ में आई कि जब कोई राशि जिसमें एक दिशा होती है, जिसमें कोई एक डायरेक्शन होती है, जब वो एक क्षेत्रफल से होकर गुजरती है, किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरती है, तो जब क्षेत्रफल से होकर गुजरती है तो गुजरने के पश्चात उसमें कोई दिशा नहीं रह जाती है, और इसी को हम लोग कहते हैं अदिश गुणन। इसी को हम लोग अदिश गुणन कहते हैं। अदिश गुणन में क्या बताया गया है कि एक राशि वेक्टर ए का दूसरी राशि वेक्टर बी में जब गुणा होता है इस प्रकार से कि गुणन होने के पश्चात कोई दिशा न रह जाए, केवल परिमाण मिले, तो उसे हम लोग कहते हैं अदिश गुणन। और इसको दिखाते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। और यही अगर सदिश गुणन होता तो दिशा मिलती है हमको, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि दिशा नहीं मिल रही है। कमरे में धूल भर गया, दिशा नहीं मिल रही है, प्रकाश की किरण भर गई चारों तरफ, दिशा नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग को एक बात समझ में आया कि एक राशि का, कोई भी एक राशि, उसका जब हम लोग क्षेत्रफल में, स्पेसिफिक क्षेत्रफल के लिए बात कर रहे हैं, जब उसका क्षेत्रफल के साथ गुणा करते हैं या क्षेत्रफल के अंदर से उसको गुजारते हैं, तो गुजरने के पश्चात उसमें वो जो राशि थी सदिश वाली, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अदिश राशि में कन्वर्ट हो जाती है, और उसमें कोई दिशा नहीं रह जाती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि अगर इस पाइप को हम इधर से गुजारें, पाइप को हम यहाँ से ऐसे लगाए हैं, क्षेत्रफल यहाँ से खुला है डायरेक्शन, और हम बाल्टी में पानी इधर से भर रहे हैं, तो सब इस दीवार से टकरा के चला जाएगा, कोई इसमें पानी भरेगा नहीं। तो पानी तभी भरेगा जब उस क्षेत्रफल से होकर गुजरे, उसके अंदर से होकर गुजरे। ठीक है। तो गुजरने के पश्चात उसमें कोई दिशा नहीं रह जाएगी और एक हमको नई वस्तु मिलेगी, नई। तो उसी तरह से वैद्युत फ्लक्स होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जब हम वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये वाली,
को जब हम किसी एरिया से गुजारते हैं तो गुजरने के पश्चात उसमें कोई दिशा नहीं रह जाती है, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई दिशा नहीं रह जाती है, और तब उसको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एरिया है ऐसे, ठीक है, एक मेरे पास एरिया है, क्षेत्रफल है, और हमने क्या किया, यहाँ से वैद्युत बल रेखाओं को गुजार दिया, ऐसे वैद्युत बल रेखाओं को इसके अंदर से हमने गुजार दिया। जब इसके अंदर से गुजारे तो वैद्युत बल रेखाएं इधर से निकल गई, ठीक है, ऐसे गुजारे तो इधर से निकली वैद्युत बल रेखाएं, ठीक। और देखिए वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर से गुजरी और इधर निकल गई। अब बताइएगा, ये वैद्युत बल रेखाओं में दिशा थी, क्षेत्रफल के अंदर से होकर गुजरी, जब क्षेत्रफल के अंदर से होकर गुजरी तो यहाँ जो मिलेगा इसमें कोई दिशा नहीं होगी, यानी नो डायरेक्शन। आप क्या लिखोगे, नो डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं होगी। हमने भले तीर से बनाया है, लेकिन आप ये मान के चलो कि जब कोई वैद्युत क्षेत्र किसी क्षेत्रफल के अंदर से होकर गुजरता है तो गुजरने के पश्चात वो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अदिश राशि में, कोई दिशा नहीं होती उसमें, और उस समय उस अदिश राशि को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसमें हम लोग उस अदिश राशि को क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स। यानी अगर आपसे कहा जाए परिभाषा बताइए वैद्युत फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, हाँ, तो आप बोलेंगे कि एक सिंपल सा कि जब हम क्षेत्रफल में से वैद्युत बल रेखाओं को या वैद्युत क्षेत्र को गुजारते हैं तो गुजारने के पश्चात जो हमको एक भौतिक राशि मिलती है जिसमें कोई दिशा नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और ये होता कितना है, जो भौतिक राशि मिल रही है वो होती कितनी है, तो आंसर है यहाँ पे जो नंबर ऑफ, यानी जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या होती है। अगर इसके अंदर से 1 2 3 4 5 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं इस क्षेत्रफल से, तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स जो हमको मिल रहा है वो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे बस उस संख्या के बराबर कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर से गुजरी, तो 5 गुजरी, तो हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स कितना, 5, ठीक है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में से जब वैद्युत क्षेत्र अंदर गुजरा तो उसके बाद हमको एक नई भौतिक राशि मिली जिसमें कोई दिशा नहीं होती है, उसको कहेंगे क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। और होता कितना है, तो आंसर है जितना इस क्षेत्रफल से वैद्युत बल रेखाएं अंदर गुजरती है उतना ही होता है। तो 5 गुजरी, तो आप कहोगे वैद्युत फ्लक्स कितना, 5, यानी एक संख्या मिलती है हमको, क्या मिलती है, एक संख्या। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो देखिए परिभाषा लिखेंगे, किसी पृष्ठ से बद्ध, ये शब्द याद रखेंगे, किसी पृष्ठ से बद्ध मतलब होता है लिंक होना, उसके अंदर से होकर गुजरना। ऐसा नहीं है कि हमने पाइप, क्षेत्रफल इधर से खुला था, हमने पाइप पानी इधर से भर रहा है और कहेंगे कि पानी भर रहा है इसमें, नहीं। अगर एरिया बना है तो उस एरिया के अंदर से गुजरना है, ठीक है। जैसे ये समझ लो कि अगर ये एरिया बना है तो इस एरिया के अंदर से ऐसे गुजरना है वैद्युत बल रेखाओं को, ये नहीं कि इधर से गुजरे और कहें कि 10 हो गया 15 हो गया, नहीं। अगर ये एरिया बना तो इसके अंदर से जितनी गुजरेगी वही वैद्युत फ्लक्स होगा। इसीलिए यहाँ पे शब्द पढ़ा गया है पृष्ठ से बद्ध। पृष्ठ से बद्ध मतलब उसके अंदर से होकर गुजरने वाली, ठीक है। किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। अगर आपसे कोई पूछे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो आप कहोगे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है जिसमें कोई दिशा नहीं होती है, और ये तब बनता है जब वैद्युत क्षेत्र किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरता है, उसके अंदर से होकर गुजरता है। तो किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, कामा कर लेते हैं, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, होकर गुजरने वाली, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। संख्या होती है। किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। जितनी वैद्युत बल रेखा उसके अंदर से होकर गुजरेंगी उतना ही वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। यह एक अदिश राशि होती है, लिख लो, यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है।
सदिश राशि होती है। इसका मात्रक के बारे में भी चर्चा करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे इसे वैद्युत फ्लक्स है। आगे चल कर हम लोग चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स देखिए फाई और नीचे लिख देते हैं ई, तो इसको कहेंगे वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और आगे जब हम लोग चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे फाई बी लिखेंगे, फाई बी, ठीक है। चुंबक के लिए हम लोग बी का प्रयोग करते हैं और वैद्युत के लिए हम लोग ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं हम लोग कि ये जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है ये किस पे निर्भर करता है, ये फाई ई किस पर निर्भर करता है। देखिए हमने कहा कि जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ही वैद्युत फ्लक्स होगा क्षेत्रफल से। तो मान लेते हैं, अब एक एग्जांपल देख के यहाँ पे ऐसे, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं इसकी तीव्रता ई है, ओके, इसकी तीव्रता ई है। हमने क्या किया कि इसके सामने एक क्षेत्रफल रख दिया ऐसे, इसके सामने हमने एक क्षेत्रफल रख दिया, एरिया रख दिया और उसके अंदर से इसको गुजारना की कोशिश की। जब इसके अंदर से गुजारे हैं तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब ये वैद्युत बल रेखा भी इसके अंदर से गुजरती है, ये वाली भी गुजरती है, ये वाली भी गुजरेगी, ये वाली भी गुजरेगी, ये वाली भी गुजरेगी, सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, गुजर रही है ना, गुजर रही हैं। तो यहाँ पे कहेंगे वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो गिन लेते हैं कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। इसका मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, वैद्युत फ्लक्स जो है वो 9 है, उसकी संख्या कितनी है, 9, ओके। ये तब हुआ है जब ये क्षेत्रफल, ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा थी, किसकी दिशा है, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है, और हमने क्षेत्रफल को ऐसे रखा है, हमने जो एरिया रखा है ना उसको ऐसे रखा है। अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे कि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और हम क्षेत्रफल को कैसे रखे हैं, ऐसे ऐसे। तो 10, अगर यहाँ से 10 बल रेखाएं जा रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ, 10। तो अभी एक बात यहाँ पे कहें कि क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल और ये वैद्युत बल रेखा के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, कितने अंश का कोण बन रहा है। देखिए ये क्षेत्रफल का जो तल है, ये जो क्षेत्रफल का तल है, प्लेन जो है, और ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। यानी ये वैद्युत बल रेखाएं 9 तब गुजर रही हैं जब क्षेत्रफल का तल और वैद्युत बल रेखाएं परस्पर क्या है, लंब है, परस्पर लंब है। लेकिन हम एक बात शुरू में बताए हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा तल के लंबवत होती है, बाहर की ओर। तो अगर ये क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा होगी इसके लंबवत बाहर की ओर। इसको हम किसी और कलर से बना दें, पीले कलर से बना दें समझने के लिए। यहाँ देखिए ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है एरिया, और ये उसका क्या है, दिशा है, तल के लंबवत किधर है, बाहर की ओर, क्योंकि इसी से ये कंट्रोल होगा। अभी हम इसको तिरछा उछा करेंगे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है, अब जरा बताइए, वैद्युत बल रेखाएं इस दिशा में है और क्षेत्रफल का जो दिशा है वो भी उसी दिशा में, दोनों के बीच कितने अंश का कोण बना, सॉरी 0 अंश का कोण बना, कितने अंश का कोण बना, 0 अंश का कोण बना। हाँ जी, देखिएगा वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत इधर समझाते हैं, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं इस क्षेत्रफल से। तो जो क्षेत्रफल का तल था, ये जो प्लेन है, इस वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत है, 90 अंश का कोण बन रहा है। लेकिन क्षेत्रफल की जो दिशा है वो तो ये है, क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है, तल के लंबवत होती है। तो तल के लंबवत की दिशा होगी क्षेत्रफल की, और वैद्युत बल रेखाएं भी उसी दिशा में, तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण, 0 अंश का कोण। और जब 0 अंश का कोण बन रहा है तो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। अब आगे हम लोग करते क्या है कि इस क्षेत्रफल को घुमा देते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया। हमने क्या किया, क्षेत्रफल को घुमा दिया। जब क्षेत्रफल को घुमा दिए, इस बार हमने क्या किया कि इस डंडी से ये जो क्षेत्रफल की जो दिशा थी इसको हम लोग ऐसे नीचे कर दिए। जब इसको हम लोग ऐसे नीचे कर दिए, समझाने के लिए ऐसे बना दिए, हमने इसको ऐसे घुमा दिया, नीचे कर दिया, ठीक। जब हम इसको नीचे करेंगे तो ये लाइन
ये जो ऐसे था, ये भी तो ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, तो इस बार कुछ ऐसे बनेगा क्या? कुछ ऐसे बनेगा क्या? हाँ जी, क्षेत्रफल पहले ऐसे था, वैद्युत बल क्षेत्रफल की दिशा ये थी, हमने क्या किया, इसको घुमा दिया ऐसे, ठीक है। जब इसको ऐसे घुमा देंगे, किया क्या, जब इस क्षेत्रफल को, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बता सकते हैं, जब इस क्षेत्रफल को पहले ऐसे था, हमने इस क्षेत्रफल को घुमा दिया ऐसे, कितना कोण घुमाया, तो मान लो हमने घुमा दिया 30 अंश, कितना कोण घुमाया, तो मान लो कितना कोण घुमा दिया हमने, 30 अंश घुमा दिया, ठीक है। पहले की दिशा से हमने 30 अंश कोण घुमा दिया, और जब 30 अंश का कोण घुमाए तो ये तल भी घूम गया उसके साथ साथ, तो जब तल घूम गया तो हम देख रहे हैं कि अब वैद्युत बल रेखा ये वाली और ये वाली इसके अंदर से होके नहीं गुजर रही है, बाकी 7 वैद्युत बल रेखा अभी भी गुजर रही है उसके अंदर से, लेकिन ये वाली वैद्युत बल रेखा और ये वाली वैद्युत बल रेखा उसके अंदर से होके नहीं गुजर रही है। यानी जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है उसके अंदर से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित हो रही है कि नहीं, परिवर्तित हो रही है। अच्छा, एक बार और करते हैं, हम क्या किया हमने कि अब इस क्षेत्रफल को, ये वाला जो क्षेत्रफल था, इसको बिल्कुल ऐसे घुमा दिया, बिल्कुल ऐसे घुमा दिया, मतलब कि इसकी दिशा को अब बिल्कुल ऐसे रख दिया 90 अंश। पहले इसकी डायरेक्शन ये थी, पहले 0 अंश में था, यानी ई और क्षेत्रफल की दिशा के बीच 0 अंश का कोण। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और क्षेत्रफल के बीच 30 अंश का कोण। अब क्या हुआ, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो अब क्षेत्रफल को हमने ऐसे कर दिया, 90 अंश का कोण कर दिया। जब 90 अंश का कोण कर दिए, तो जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे 90 अंश, तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा ना, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। जब ऐसे सीधा हो गया तो वैद्युत बल रेखा ये थी, थोड़ा चीज बना दे, ये वैद्युत बल रेखा है, ठीक है, ये वैद्युत बल रेखा थी, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके अंदर से होके किस लिए गुजर रही है, इसके अंदर से होके गुजरने का मतलब कि ऐसे, अगर ये क्षेत्रफल को ऐसे था, हमने ऐसे कर दिया, तो इसके अंदर से, इस तल के अंदर से होके कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, सारी बल रेखाएं तो ऐसे निकल जा रही हैं, सारी बल रेखाएं तो ऐसे निकल जा रही हैं, सारी बल रेखाएं ऐसे ही जा रही है ना, इसके अंदर से होके गुजर रही है, ऐसे या ऐसे होके गुजर रही है, कोई आंसर है नहीं। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, शून्य हो गया, यहाँ वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, शून्य हो गया। समझिएगा कि पहले जब क्षेत्रफल ऐसे था, जब क्षेत्रफल की ये दिशा थी, तो वैद्युत बल रेखा ऐसे गुजर रही थी, क्षेत्रफल को हमने घुमाया तो वैद्युत बल रेखा गुजर रही है, लेकिन संख्या कम हो गई, और जब क्षेत्रफल को हमने सीधा कर दिया तो वैद्युत बल रेखा सीधे निकल गई, उसके अंदर से होके नहीं गुजरी, उसके अंदर से होके नहीं गुजरी, यानी यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, शून्य। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, शून्य। यानी जो वैद्युत फ्लक्स है वो निर्भर करता है कि हम लोग उस क्षेत्रफल को किस दिशा में रखे हैं, यानी इन क्षेत्रफल की दिशा और वेक्टर ई की दिशा, बनने वाले कोण की दिशा, बनने वाले जो कोण है उस पर भी निर्भर करता है। और यहाँ पे 0 हो गया, और कब 0 हो गया, जब 90 अंश। तो किसके लिए 90 अंश का मान 0 होता है, कॉस के लिए, कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0। यानी हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया और ये पाया कि जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है, ये डिपेंड करता है किस पे, कॉस थीटा पे। जब थीटा 0 अंश होगा, थीटा मतलब थीटा क्या है, तो थीटा आपका है वेक्टर ई, यानी क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा व वेक्टर ए, यानी क्षेत्रफल की दिशा के बीच बना कोण, के बीच बना कोण, ना कि तल। यहाँ पे हम तल नहीं ले रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा कि हमने तल नहीं लिया है, हम लोग ले रहे हैं वेक्टर ई की दिशा और वेक्टर ए की दिशा, और वेक्टर ए की दिशा हमेशा किधर होती है, ए के लंबवत होती है। तो दोनों की दिशाओं के बीच अगर कोण थीटा बन रहा है तो फ्लक्स होता है कॉस थीटा के अनुपाती। अगर दोनों के बीच 0 अंश का कोण बन रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा के बीच बना कोण 0 अंश का है, तब वैद्युत फ्लक्स अधिकतम है, क्योंकि cos 0 अंश का मान क्या होगा, 1। जब वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा के बीच कोण 30 अंश का बन रहा है, तो वैद्युत फ्लक्स घट गया, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या घट गई। और जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा परस्पर लंबवत हैं, तब उस समय कोण 90 अंश का बन रहा है, cos 90 अंश की वैल्यू 0, और उस समय कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं है, यानी कोई भी बल रेखा गुजर नहीं रही है अंदर से। ओके, दूसरी चीज तल, यहाँ बताइए तल कैसा है, लंबवत है, यहाँ तल कैसे है, लंबवत है। यहाँ पे तल और क्षेत्रफल के बीच कितने अंश का कोण बना, तल और वैद्युत क्षेत्र के बीच कितने अंश का कोण बना, 60 अंश का कोण बना। कैसे 60 अंश का कोण बना, समझिएगा इस बात को। यहाँ पे ई की डायरेक्शन, यहाँ की बात कर रहे हैं फर्स्ट स्थिति में, ये ई की डायरेक्शन है और ये क्षेत्रफल की डायरेक्शन है, कितने अंश का कोण है, 90 अंश का है ना, लंबवत है 90 अंश का। दूसरे में ये ई की दिशा है और इसको हमने घुमाया है,
इसको हमने क्या किया है, घुमाया है। कितना अंश कोण घुमाया है, 30 अंश। तो जब हम इसको 30 अंश घुमाए हैं, जब इससे हमने पढ़ गया 30 अंश घुमाया, तो अगर ये 30 अंश घुमा तो ये भी तो 30 अंश घूमेगा, ये भी तो 30 अंश घूमेगा। तो अब बताइए क्षेत्रफल की दिशा, ये क्षेत्रफल का जो तल है और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, कितने अंश का कोण बना, 60 अंश का कोण बना। यहाँ बताइए ये क्षेत्रफल की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये क्षेत्रफल की दिशा है, क्षेत्रफल है, तो दोनों परस्पर समांतर हो गए क्या, कितने अंश का कोण बना, 0 अंश का। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ई और ए के रूप में दे देता है, ई व ए के रूप में दे देता है थीटा का मान, और कभी कभी क्वेश्चन में ई और तल के रूप में देता है थीटा का मान। दोनों समझिएगा, कभी कभी ई व ए के रूप में देता है, कभी कभी ई व तल के रूप में देता है। अगर ई व ए के रूप में दे तो जितना थीटा है, जितना कोण का मान है उसको यहाँ रख देंगे। लेकिन अगर बात करें तल का, जैसे यहाँ कहें कि 90 अंश है, तो हमको सिंपली करना क्या है, 90 अंश में से जितना कहेगा उसको घटा देंगे। अगर तल कभी क्वेश्चन में कहेगा कि एक क्षेत्रफल है जो जिसका तल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, तल की अगर यहाँ बात होगी, लंबवत रखा है मतलब कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण। तो हम कितना घटा लेंगे, 90 अंश। 90 अंश में से उस कोण को घटा देंगे, जितना आएगा उसी को थीटा यहाँ रखेंगे। तो अगर तल लंबवत है तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण, 0 अंश का कोण, क्योंकि ये जो दिशा है, ये जो थीटा है वो ई व ए के बीच है। लेकिन क्वेश्चन में फंसाने के लिए तल दे देता है कि तल लंबवत रखा है, तो तल की अगर बात करें तो 90 अंश में से उस तल को घटा दीजिए। अब बताओ, यहाँ पे कहे कि तल 60 अंश पे रखा है, तो 90 में से 60 कितना हो गया, 30। तल 30 अंश पे रखा है, तो 90 में से 30 है 60। तल लंबवत रखा है, तो 90 में से 90 जाए 0। तल समांतर रखा है, तो 90 में से 0 जाए 90। ठीक है, तो अगर तल कहे तो 90 में से घटाओ, और नहीं तो अगर क्षेत्रफल की दिशा कहे तो जितना दिया उतना रख लो। तो हमने देखा कि वैद्युत फ्लक्स cos थीटा पे निर्भर करता है। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र एक बात और पे निर्भर करता है, और वो है कि फाई ई निर्भर करता है ई पे। फाई ई किस पे निर्भर करता है, ई पे, यानी वैद्युत क्षेत्र पे भी निर्भर करता है। फाई किस पे निर्भर करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे निर्भर करता है। अगर इतने एरिया में 9 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स कितना है, 9। अगर हम इसकी ताकत बढ़ा दें, इतने ही एरिया में अब हम 50 वैद्युत बल रेखाओं को गुजारे, तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 50। अगर हम इतने ही एरिया में 2 वैद्युत बल रेखाओं को गुजारे, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 2। यानी जो वैद्युत फ्लक्स होता है सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होता है किसके, ई के। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र के, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती। और तीसरा, खिड़की कितनी खुली हुई है, इस पर भी निर्भर करता है। अगर हम क्षेत्रफल छोटा सा ले भैया, ये छोटा क्षेत्रफल ले लें, तो क्या 9 बल रेखा गुजर रही है, नहीं। तो यानी वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, एरिया के, क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती होता है कि एरिया छोटा है कि बड़ा है कि बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमने देखा कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई 3 बातों पर निर्भर करता है, ई पे निर्भर करता है, ए पे निर्भर करता है, और कॉस थीटा पे निर्भर करता है। तो अब तीनों को मिला दिया जाए, तो ये हो जाएगा फाई ई अनुक्रमानुपाती ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे। चलो हमने कांस्टेंट जोड़ दिया के ई ए कॉस थीटा। अब जरा बताइए, क्या इससे पहले हम लोग कभी वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़े हैं, ऐसी कोई राशि के बारे में पढ़े हैं जो किसी क्षेत्रफल से होकर गुजर जाए अंदर तो 0 अदिश राशि हो जाए, नहीं पढ़े। पहली बार हम लोग वैद्युत फ्लक्स को पढ़ रहे हैं, यानी जब किसी भौतिक राशि को हम पहली बार पढ़ते हैं तो वहां पे अपने मन से ही इस नियतांक का वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो लिखेंगे प्रयोगों द्वारा ये पाया गया या ये माना गया कि k का मान कितना होता है, 1 होता है। तो प्रयोगों द्वारा ये पाएगा कि k का मान 1 है, इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा, यानी किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है। फाई ई की वैल्यू हो गई ई ए कॉस थीटा। ओके, अब जरा इसमें देखिए, फाई ई बराबर ई एक सदिश राशि होती है, क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि होती है, और साथ में क्या आ गया, कॉस। तो वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है क्या। तो अगर हम इसको अब
सदिश रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहाँ वेक्टर नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको दिशा नहीं मिलती है। तो इससे सिद्ध भी होता है एक तरह से करके कि चूंकि कॉस आ रहा है इसलिए फाई ई क्या है, एक सदिश राशि है। और जबकि हम लोग कल वाले में किए थे तो यहाँ साइन आया था, इसलिए हम लोग क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माने थे। तो फाई ई बराबर हो गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हमने देखा कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अदिश रूप में फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है तो आप लिखोगे जहाँ थीटा है ई व ए के बीच बना कोण। ठीक है, क्षेत्रफल से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसी की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए तो थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये टॉपिक को खत्म करते हैं। एक छोटी सी बात रह गई है कि मान लेते हैं मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। ओके, लेकिन हमने वैद्युत बल रेखाओं को जब इसके बाहर से होकर गुजारा तो एक आलू ले लिया, एक ऐसा पृष्ठ लिया, एक ऐसा पृष्ठ हम लोगों ने ले लिया जिसके लिए इस आवेश से दूरी अलग अलग है। अभी तक हम लोगों ने जो किया था पिछले एक्सपेरिमेंट उसमें क्या किया था, हम लोगों ने जो वैद्युत क्षेत्र लिया था वो एक समान लिया था, वेक्टर ही एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया था, और जो पृष्ठ लिया था वो भी रेगुलर लिया था, ऐसे समतल लिया था पृष्ठ, यानी इस पृष्ठ का हर जगह एंगल वैद्युत क्षेत्र के साथ हर जगह एंगल 0 से अंश बन रहा था। इसकी दिशा ऐसे लगभग बाहर थी ना, तो यहाँ भी थीटा कितना 0 अंश, यहाँ भी थीटा 0 अंश, यहाँ भी हर जगह एंगल 0 अंश था और हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान नहीं होती है और कोण भी हर जगह समान नहीं होता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो जरा समझिएगा आप इस बात को कि यहाँ से इस बिंदु पर अगर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो यहाँ पे एक एरिया हम लेंगे ना, ऐसे छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, एक एरिया लेंगे और उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं निकालेंगे। ओके, चलो जो भी करना है करेंगे। फिलहाल अगर हमको यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया लेंगे। वैद्युत फ्लक्स हमेशा एरिया ही लेंगे, एक छोटा सा एरिया लेंगे, उसके अंदर से गुजार देंगे वैद्युत क्षेत्र को, हो गया वैद्युत फ्लक्स। तो दो हमने बिंदु को लिया है समझने के लिए अभी। तो देखिए यहाँ पे दूरी अधिक है और यहाँ पे दूरी कम है, और हमने बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है वो व्युत्क्रम समानुपाती होती है, किसके, आर स्क्वायर के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम समानुपाती होती है। तो यहाँ दूरी अधिक है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो गई और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो गई। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दूरी और कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अधिक हो गई। तो अगर हम एक पृष्ठ ले जो असामान्य हो, मतलब रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, कहीं पे दूरी अधिक है कहीं पे दूरी कम है, कहीं पे क्षेत्रफल की डायरेक्शन देखें, अगर इसका तल ऐसे है तो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल की लंबाई बाहर की होगी। यहाँ पे ई की दिशा ये, क्षेत्रफल की दिशा ये, थीटा कोण बना, मान लो 30 अंश का कोण बना। यहाँ पे क्षेत्रफल की दिशा ये है, ऐसे ये कर्व के रूप में बना है, यहाँ पे क्षेत्रफल की दिशा ये है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, दोनों के बीच 0 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल ऐसे है बिल्कुल समांतर, क्षेत्रफल दिशा ये, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी ये, 0 अंश का कोण। लेकिन अगर यहाँ बात करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे देखिए क्षेत्रफल की दिशा ये है, तल की लंबाई बाहर की ओर, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी इधर। हर जगह कोण अलग अलग बन रहा है ना, तो जब हर जगह कोण अलग अलग बन रहा है, हर जगह दूरी अलग अलग है, हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है, तब फिर वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ का कितना होगा। ये जो गोलीय पृष्ठ है, इस पृष्ठ का, गोलीय नहीं है बल्कि जो चारों तरफ से घिरा हुआ पृष्ठ है, गोलीय नहीं कहेंगे, चारों तरफ से जो घिरा हुआ पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसी के संबंध में गॉस ने एक प्रमेय दिया कि कोई भी कैसा भी पृष्ठ हो, वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो एक निश्चित मान ही होता है। फिलहाल इस पृष्ठ के लिए अभी हम लोग इसमें देखें वैद्युत फ्लक्स कितना है, पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि इस पृष्ठ को छोटे 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 सूक्ष्म क्षेत्रफलों में बांट देते हैं। सूक्ष्म क्षेत्रफल मतलब इस छोटा क्षेत्रफल डीए, हम लोग क्या करते हैं एरिया को हर जगह बराबर कर लेते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए ले लेते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह डीए 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 डीए, हर जगह हमने क्या किया डीए ले लिया, डीए ले लिया, हर जगह डीए ले लिया, एकदम सूक्ष्म क्षेत्रफल। और उस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला हर जगह ई ले लिया, कहीं पे E1 आएगा, कहीं पे E2 आएगा, कहीं पे E3, कहीं पे E4, कहीं पे डॉट 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 EN आएगा। हर जगह थीटा की वैल्यू अलग अलग, कहीं θ1, कहीं θ2, कहीं θ3, कहीं θ4, कहीं डॉट 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 θn। तो हमने क्या किया कि
छोटा वैद्युत फ्लक्स निकाला। अब जब छोटा एरिया के लिए छोटा वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो d∅e कर दिए और उस छोटे छोटे वैद्युत फ्लक्स को जोड़ दिए, यानी समाकलन कर दिए, तो पूरा निकल गया। यानी अगला में अगर ये पृष्ठ एक समान न हो बल्कि हर जगह क्षेत्रफल, हर जगह बनने वाला कोण अलग अलग हो, हर जगह तीव्रता अलग अलग हो, तब हम लोग कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तो उसका तरीका होता है कि पहले हम लोग छोटा सा वैद्युत फ्लक्स निकालें, यानी d∅1 निकालें। d∅1 कितना होगा, तो d∅1 होगा E1, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, dA नहीं चेंज होता है, और साथ में cos θ1 होगा ना, प्लस एक के लिए निकाल दिया। दूसरा E2, क्षेत्रफल ये हमने हमेशा क्षेत्रफल ये dA हर जगह एक समान, और कोण cos θ2। ऐसे करके हम लोग डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। तो लिखेंगे तीव्रता En, क्षेत्रफल वही छोटा सा dA और cos θn, ठीक है, cos θn। अब देखो EDA cos θ1 को वेक्टर E डॉट वेक्टर dA लिख सकते हैं क्या, यानी हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर E1 डॉट dA, ऐसे लिख सकते हैं ना सदिश रूप में, जैसे इससे पहले देखे हैं कि अगर cos है तो उसको अदिश गुणन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, प्लस E2 वेक्टर E2 डॉट dA प्लस वेक्टर E3 डॉट dA प्लस डॉट 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 कितना n तक वेक्टर En डॉट dA, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब सुनिए, सब में dA है तो सबको dA का हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, सब dA को हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या E1 E2 E3, और सबके साथ क्या है, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट है। तो हमने क्या किया, E1 वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस डॉट 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 कितना लिया, वेक्टर En, सबको जोड़ दिया और डॉट कर दिया किसके साथ, dA के साथ। और इसको हम लोग पूरे को लिखते हैं, इस पूरे को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिग्मा, तो पढ़े हो सिग्मा, सिग्मा कहाँ से, i=1 to n, i=1 EI और साथ में क्या dA, ठीक है। और जब पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म होता है तो इसी सिग्मा को हम लोग समाकलन में बदल देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी को आगे चल के समाकलन, सिग्मा को हमने समाकलन बदल दिया, सीधे सीधे समाकलन लिखेंगे E और साथ में क्या dA, इसी को हम लोग dA लिखेंगे। और चूंकि हम लोग पृष्ठ समाकलन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे S लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रल पृष्ठ समाकलन। और जब इतना सब किए तो हम लोग को क्या मिल रहा था, हम लोग को मिल रहा था वैद्युत फ्लक्स, यानी हम लोग लिख देंगे ∅E। तो ∅E का फाइनली सूत्र आ जाएगा पृष्ठ समाकलन E डॉट dA, पृष्ठ समाकलन E डॉट dA। और ये सब लागू होगा जब पृष्ठ एक समान नहीं होगा, कहीं दूरी अधिक होगी, कहीं दूरी कम होगा, कहीं कोण कुछ और बनेगा, कहीं कोण कुछ और बनेगा। तो ∅E बराबर हो गया E डॉट dA, ठीक है। तो आप लोग दो उसको तो लिख लिए हैं, ये फिगर बना लीजिएगा और मन करे तो इसको लिख लीजिएगा और लास्ट में ये लिख लीजिएगा कि ∅E बराबर एक और होता है पृष्ठ समाकलन E डॉट dA। और इसी के साथ आज का हम लोग पढ़ाई खत्म करेंगे। नहीं रुक जाइए एक सेकेंड और, कि अगर हम लोग इसका जरा मात्रक निकाल लें कि मात्रक कितना, अभी तक मात्रक के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ∅E का मात्रक कितना होता है, देखिए, तो ∅E का मात्रक E और A का मात्रक होगा। E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एक मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक। दूसरा मात्रक में हम फिर से मीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो दूसरा मात्रक होगा वोल्ट मीटर। तो इसका मात्रक यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। विमा क्या होगी, तो न्यूटन की विमा होती है mL/t पे -2, मीटर की विमा L पे 2 और कूलम की विमा AT। ऊपर गया तो देखिए mL पे 3, t पे -3, यहाँ -2, ये माइनस ऊपर गया तो -3 और A पे -1, तो इसकी विमा हो गई mL पे 3, t पे -3, A पे -1। तो लिख लेंगे आप लोग कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है, सॉरी वोल्ट प्रति मीटर नहीं, वोल्ट मीटर होता है, तथा इसकी विमा mL पे 3, t पे -3, A पे -1 होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।